केंद्र में तो मोदी जी और एमएलए चुनावों में हमारे पसंद के प्रत्याशी, चाहे फिर वो गैर बीजेपी क्यों ना हो, उसको वोट देने की मानसिकता जो बना रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी गलती भूल करके भी मत करना। अभी तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, अभी तो बेटी बाप की ये है, अभी तो कल वोटिंग होनी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की वोटिंग कल है, कल 25 नवंबर 2023, आज है 24 नवंबर 2023। तो अभी तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। बाकी आप मेरा ये वीडियो देखो, उसके बाद आप निर्णय लो कि बीजेपी को वोट देना चाहिए या गैर बीजेपी को वोट देना चाहिए। ऐसी गलती भूल से ही मत करना, क्योंकि अगर मोदी जी को कोई भी बिल यानी विधेयक पास कराने के लिए उसको उस दोनों सदनों से पास कराना पड़ता है, लोकसभा से और राज्यसभा से। तो जब मोदी जी को अगर पास कराना पड़ा तो लोकसभा से तो पास हो जाएगा, क्योंकि केंद्र में तो सब मोदी जी को ही वोट देंगे। 100% हिंदुस्तान सारा मोदी जी को ही वोट देगा। तो आदरणीय मोदी जी वापस प्राइम मिनिस्टर हैं अगले टेन्योर में भी। तो लोकसभा के अंदर तो चलो होल्ड है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन राज्यसभा में राज्यसभा सांसद एमएलए चुन के भेजते हैं, यानी जिस पार्टी के जितने ज्यादा एमएलए उनके उतने ज्यादा राज्यसभा सांसद। तो बीजेपी को यहां पर भी बहुमत में लाना ही है। अगर देश में सिस्टम सुधारना है, अगर मोदी जी साहब के नेतृत्व में अपने को सिस्टम सुधारना है, तो उनको अगर विधेयक पास कराने हैं तो राज्यसभा से भी विधेयक पास करवाना अनिवार्य है, जिसमें सांसद एमएलए चुन के भेजते हैं। यानी प्रोसीजर ये रहता है कि जितने ज्यादा एमएलए उतने ज्यादा सांसद। तो बीजेपी को बहुमत से जिताना जरूरी है। इसको इस दृष्टिकोण से देखिए, कई दृष्टिकोण होते हैं किसी भी देश में उन देशवासियों के लिए। उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं आपसे यह बात करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा, आप खुद सोचो, ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी क्या बोल रहा है कि जब मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी जी मठ में चले जाएंगे, तो तुमको बचाने फिर कौन आएगा। आप उनकी मानसिकता देखो। आप देश के सीमावर्ती राज्यों के अंदर जो घुसपैठ हो चुकी और जिसको केंद्र सरकार उन घुसपैठियों को वापस देश के बाहर निकालने की प्लानिंग और व्यवस्था कर रही है, उसका विरोध उस सीमावर्ती राज्य की राजनीति कर रही है, वहां की राजनीति करने वाले नेता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो वोट बैंक बनता जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सीनियर वकील साहब आदरणीय अश्विनी जी उपाध्याय साहब को मैंने सुना, उनके अनुसार 5 करोड़ घुसपैठिए तो हिंदुस्तान में घुस चुके हैं। मतलब 5 करोड़ से ज्यादा घुस चुके हैं, और वो सीमावर्ती राज्यों के जरिए, जैसे बंगाल के जरिए रोहिंग्या मुसलमान आपके म्यांमार से, बर्मा से जो कि खदेड़ दिए गए, उन मुसलमानों ने घुसपैठिए बन करके हिंदुस्तान में घुसपैठ कर दी। अब उनको रिफ्यूजी जैसे वहां की सरकार उनको वो सारे एडवांटेज, सारे उनको अकोमोडेशंस दे रही हैं, जैसे टीन शेड है, जैसे उनको खाने पीने के लिए, परिवार के यापन के लिए जो भी जरूरी चीजें सारी मुहैया कराई जा रही हैं। धीरे धीरे वो राशन कार्ड बना लेते हैं, धीरे धीरे वो अपने आधार कार्ड बना लेते हैं, धीरे धीरे वो अपना जन्म प्रमाण पत्र बना लेते हैं, धीरे धीरे। और सबसे बड़ी बात, वहां की यानी बंगाल की उस नेता की मानसिकता देखो कि खुद तो बनना चाहती है प्राइम मिनिस्टर और अपने मतलब रिश्तेदार को बनाना चाहती है वहां का चीफ मिनिस्टर। माफ कीजिए, अगर यहाँ के प्रत्याशी माननीय भागीरथ जी चौधरी साहब जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनका रोड शो था तो उसमें नारेबाजी में थोड़ा जोश ज्यादा हाई था, तो इसलिए थोड़ा सा गला बैठा हुआ, क्षमा चाहता हूँ। तो वहां से प्राइम मिनिस्टर के भी बनने के सपने देख रही है। तो वो जो रिफ्यूजी उन्होंने अंदर अपने हिंदुस्तान की सीमा में घुस आए थे, उनको उन्होंने शेल्टर दिया, वो धीरे धीरे जब हिंदुस्तान के अंदर घुस गए तो सब अलग अलग राज्यों में भी स्प्रेड हो गए। हिंदुस्तान के कई राज्यों में उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया।
तो आप इस मानसिकता से भी देख सकते हो। देखो, जो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, उनका हिंदुस्तान है, उनका ये देश है, वो यहाँ के नागरिक हैं, उनका ये हक है, वो यहाँ रहते हैं, वो यहाँ रह सकते हैं। लेकिन जो घुसपैठिए जो घुसपैठिए लगातार घुसते जा रहे हैं, तो वो आपकी, हमारी, हम सब देशवासियों की, जो हमारे देशवासियों के जो संसाधन है, वो सारे मीन्स कम होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें डिमांड ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप ये सोचो देश की आर्थिक व्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। तो अपना जो हक है, अपना जो अधिकार है, यहाँ पर रहने वाले हर नागरिक का, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, जो यहाँ का मूल नागरिक है, उसके तो अधिकारों का हनन हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी होती जा रही है, और इतिहास गवाह है कि विशेष समुदाय के इस समय अगर मोर देन 50% हो जाते हैं, तो वो वहां पर अपने मजहब के देश के लिए संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। आप यूं समझिए, परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि जो वहां के मूल निवासी हैं, उनको अपने रक्षा के लिए संघर्ष करना जरूरी हो जाता है। ऐसी मजबूरियां, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, इतिहास गवाह है। मेरा कोई इरादा वैमनस्य फैलाना नहीं है, मैं सांप्रदायिक सद्भाव चाहता हूँ अपने देश हिंदुस्तान में। लेकिन अगर कोई परेशानियां आ रही है, तो उन शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है, तो वो उस स्थान पे करना भी पड़ता है। मेरे भाषण से या मेरे इस वक्तव्य से बीच में कोई भी आक्रोशित ना हो, मेरा पूरा वीडियो ये सुने और देखे, और उसके बाद निर्णय ले, एक जिम्मेदार हिंदुस्तानी होने के नाते। तो अच्छा, आप ये देखो, इस तरीके से घुसपैठ स्प्रेड हो चुकी है कि अगलों की ये मानसिकता है कि मुझे कैसे भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो हो सकता है उनके कोई आंतरिक मीन्स पावर हो, इन द सेंस। तो आप ये देखो, इसके अलावा आप ये देखो कि सांप्रदायिक माहौल कैसे बिगड़ता है। कुछ चुनिंदा लोग ऐसा करते हैं, मैं सारे सबके ऊपर कोई इल्जाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो गंदी राजनीति के लालच में, जो गंदी राजनीति का शिकार हो जाते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं, और पूरा समाज उससे बदनाम होता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है, हमने देखी है, हमले होते हैं। आप वो दृश्य आ जाते हैं कई बार कि जिनको सोच करके भी इंसान शर्मसार हो जाता है। तो आप देखो कि हिंदुस्तान की कितनी ज्यादा बदनामी होती होगी इंटरनेशनल लेवल पे। आप ये देखो कि लव जिहाद अपने चरम पर चल रहा है, लैंड जिहाद चल रहा है, गजवाए हिंद अपने कानों से हमने सुना है। अरे वो तो बीजेपी है, बीजेपी की शीर्ष लीडरशिप है, जिन्होंने पीएफआई जैसे संगठन पे बैन लगा दिया। सैल्यूट है मोदी जी को, सैल्यूट है अमित शाह साहब, जिन्होंने सिस्टम से इस चीज पे बैन लगाया, जिन्होंने सिस्टम से 370 हटाई। नहीं तो वो दुनिया का सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका, जहां पर की चिंगारी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और विस्फोटक परिस्थितियां, हिंसात्मक परिस्थितियां कई बार इतिहास में हम देखते आए हैं। लेकिन एक सिस्टम होता है किसी भी चीज को कंट्रोल करने का। सैल्यूट है बीजेपी की लीडरशिप को, मुझे गर्व है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए बहुत ही भले की उनके, आप ये समझिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे सुटेबल अगर कोई पार्टी है, राजनीतिक दल है, तो वह भारतीय जनता पार्टी। मैं अभी साबित कर दूंगा आगे। आप ये देखिए, ऐसी परिस्थितियों में मतलब आपने कभी भी बीजेपी के विरोधियों को आतंकवादी गतिविधियों की घटनाओं के बाद आतंकवादी घटनाओं पर या आतंकवादी संगठनों पर जो कि वो जिम्मेदारियां लेते हैं, उन पे बैन लगाने की या उनके विरोध की कभी भी कोई भाषण में, कहीं डिबेट में, कहीं पर भी मतलब कोई न्यूज़ चैनल पे, इवन किसी भी इंटरव्यू में, चाहे कहीं पर भी कभी ऐसा वक्तव्य, ऐसा डायलॉग, ऐसा कुछ भी आपने संवाद सुना? सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सीधा सिद्धांत है। आप ये देखो, 47 से जो 2 करोड़ थे, आज वो 30 करोड़ हो गए। कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। आपके खुद की, अपने अपने हिंदुस्तान में रहने वाले हर नागरिक के लिए मतलब हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। देखो, मैं तो, जो भाई लोग ये मानसिकता बना रहे हैं कि हम गैर बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि हमारा उस प्रत्याशी से इमोशनल टच है, मैं मानता हूँ। एक भाईचारा होता है, एक दोस्ताना संबंध होता है, एक अपनापन होता है, एक मीन्स
दोस्ती से भी बढ़ के, भाई से भी बढ़ के एक अंडरस्टैंडिंग होती है। एक प्रत्याशी के लिए बाकायदा आपके भी मन में भावनाएं होती है, मैं मानता हूँ, निसंदेह ऐसा होता है। लेकिन आप परिस्थिति को समझो। देखो, बड़े फैसले दिल से नहीं दिमाग से लिए जाते हैं। फिर भी जो मेरे भाई ऐसा सोच रहे हैं कि हम गैर बीजेपी प्रत्याशी को या गैर बीजेपी को वोट देंगे, तो मैं उन भाइयों के परिवार से, क्योंकि मैं उनका भाई हूं, तो वो मेरा भी परिवार है, मेरे भाई का परिवार है, तो मैं अपने उन परिवार के बच्चों से, उन परिवार की मेरी माँ बहन बेटियों से, भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भैया, पापा, चाचा, चाहे किसी को भी वोट दे रहे होंगे बेटा, वो स्वतंत्र है, वो इमोशनली टच है, नो प्रॉब्लम, सब आदरणीयों से मेरा निवेदन है। लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए आने वाले समय में या राज्यसभा में अपने को, जैसे मोदी जी साहब विधेयक पास कराते हैं, वो अपन को भी पता है कि वो देश हित में कराएंगे, देशवासियों के हित में कराएंगे, तो उनको अपने को सपोर्ट करना है, जरूर 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 सपोर्ट करना है। एक चीज मैं और यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो अभी फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, यानी वो, उनकी संख्या लगभग राजस्थान के अंदर 22,36,000 है। उसमें ये मान के चलो कि 2,36,000 हो सकता है कि वो बच्चे, यानी कि वो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो अल्पसंख्यक बच्चे हों। लेकिन जो बहुसंख्यक हैं या जो अल्पसंख्यक भी हैं, जो ये समझते हैं कि हाँ भाई, आज हिंदुस्तान अगर डिजिटल हुआ है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का कितना बड़ा योगदान है, कि कितनी कम प्राइस में हमें ये चीज़ अवेलेबल कराए, इन द सेंस, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो सब बच्चे जो कि ऐसा सोचते हैं कि हाँ, मोदी जी के नेतृत्व में देश वाकई विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर हो रहा है, तो जरूर जरूर बीजेपी को वोट करें। यहाँ पर मैं सभी आदरणीय प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूँ कि पिछला चुनाव हम सिर्फ 1.5-2% के लगभग के डिफरेंस से, मतलब राजस्थान में सेकंड नंबर पे रहे थे। तो वो कोई भारी डिफरेंस नहीं था, कोई वो दो, मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा वोटर्स, वो मतलब नंबर ऑफ वोट्स की बात नहीं थी। इस बार 22,36,000 न्यू, यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, तो उसमें से मैं ये बोलता हूं कि आप लोग 100%, सारे वोटर्स को बोलता हूं कि आप लोग 100% वोट कीजिए। क्यों? क्योंकि बीजेपी की जो चिर प्रतिद्वंदी पार्टी है, उसके जो वोटर्स होते हैं या उसके जो वॉलंटियर्स होते हैं, उसके जो वोट होते हैं, वो अपने 90 साल के वोट को भी, यानी उस वोटर को भी, अगर वो चलने में भी अगर सक्षम नहीं है, तो भी टांगाटोली करके किसी भी तरीके से, किसी भी साधन से वो पोलिंग बूथ तक लाते हैं, वोट कराते हैं और वापस छोड़ के आते हैं। तो अगर वो भारतीय जनता पार्टी की जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, चिर प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, अगर वो अपना वोट इस रेशियो में कराती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के 100% वोटर्स को ये सोचना चाहिए कि अब वो समय आ गया है कि 100%, 100% वोटिंग करनी चाहिए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। देखिए, लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र के संविधान के अनुसार सारे नियम बने हुए हैं और सब एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ताकत है वोट की। जिस पार्टी को आप चाहते हो, जिस लीडर को आप सपोर्ट करते हो, तो आपको उसको वोट मस्ट है जाकर के करना चाहिए। नहीं तो परिस्थितियां उनके हाथों में चली जाती है, जो कि देश के लिए फायदेमंद तो दूर, आप कह सकते हैं शायद नुकसान वाली गतिविधियां ज्यादा करते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है, जो भी फर्स्ट टाइम वोटर्स है या जो वो फैमिलीज जिनके घर में शायद मेरे भाई लोग गैर बीजेपी को वोट दे रहे हो, लेकिन उनके परिवार के बच्चों से मैं उनका चाचा, बड़ा भाई, बेटा या भाई या बराबर का दोस्त समझो आप, उन भाइयों का मेरे को उन सबसे निवेदन करता हूं कि बच्चों, सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आराम से चैन अमन से रह सकें, सुख शांति से रह सकें, इसके लिए आपको बीजेपी को वोट देना है, बीजेपी को सपोर्ट करना है। आप ये देखिए कि कल को ऐसी स्थिति नहीं हो जाए, मैं उन भाइयों से कह रहा हूं जो कि गैर बीजेपी को वोट देने की मानसिकता बना के बैठे हैं, कि कल को ऐसी स्थिति नहीं हो जाए मेरे भाइयों भविष्य में कि अपने बच्चों को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ जाए कि हमारे पेरेंट्स या हमारे जो बुजुर्ग थे वो सक्षम थे, समझदार थे, तो उन्होंने हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस समय कौन सा कदम उठाया या कौन सा कदम नहीं उठा करके विपरीत कदम उठाया, कि उससे हमें ऐसी परिस्थितियां देखने के लिए शायद मजबूर होना पड़ जाए। मालिक करे ऐसे परिस्थिति कभी नहीं आए। इसलिए आप 100%, 100%, 100% बीजेपी को वोट दीजिए। देखिए, मैं एकदम सही बात कह रहा हूं, मानो नहीं मानो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
बीजेपी के शासन में सबको सुरक्षा मिलेगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैसा कि हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आप ये देखिए कि मोदी जी साहब ने, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर और सबके प्राइम मिनिस्टर है, तो उनको कई परिस्थितियों में मतलब वो अपने आउट ऑफ सामर्थ्य जाकर के भी वो काम करते हैं और सबका दिल जीतने की कोशिश करते हैं कि अपने देश में बल्कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे और बिना लड़ाई झगड़े के जिंदगी सही यापन कर सके सब नागरिक। उसके अंदर उन्होंने हर तबके का ध्यान रखा। आप ये देखो, अल्पसंख्यकों का हज का कोटा बढ़ाया, अगर आपको ध्यान होगा तो 3 तलाक। आप जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं, मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूं कि अपने बेटी के दृष्टिकोण से इसको देखो कि कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आए कि आपकी बेटी को उसका शौहर कभी इस तरीके से तलाक दे और इस तरीके से ऐसी प्रथाओं से गुजरना पड़े कि शायद आपकी मानसिकता उसके लिए मीन्स नहीं चाहती होगी। तो आप इस दृष्टिकोण से देखिए कि कैसे भी सुधार लाया जा रहा है, कुछ गलत नहीं किया जा रहा। तो आप अच्छा, इसके अलावा मैं मेरे माननीय SC ST समाज से भी ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी SC ST समाज 100% हिंदू था, हिंदू है, हमेशा हिंदू रहेगा। क्योंकि मैं एक तर्क संगत बात आप सभी से निवेदन पूर्वक ये पूछना चाहता हूँ कि नहीं तो फिर कोई भी अपने SC ST समाज, जो माननीय SC ST समाज है या जो भी दलित समाज है, उनके फिर नाम हिंदू नाम क्यों है? हिंदू नाम कैसे? इवन हिंदू आदरणीय देवी देवताओं के नाम पर है, जैसे रामलाल जी, सीताराम जी, नारायण जी। तो ऐसे नाम हैं, इसका मतलब क्या कि आप 100% हिंदू हैं और हम सब हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी हैं। हमें अमन चैन से रहना है और सबको एकजुट होकर के रहना है, और जो एक है वो एक है, क्योंकि संगठन में शक्ति है। मेरा स्पष्ट ये निवेदन है, स्पष्ट सभी भाई लोगों से ये कहना है। देखो, मैं माननीय SC ST समाज से ये कहना चाहता हूँ कि अपने को इतने मतलब आप ये सोचो, इतने निर्मल प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, इतना विराट उनका, इतना विशाल उनका दिल है कि आपने देखा होगा कुंभ मेले के बाद माननीय अपने SC ST समाज से जो माननीय अपने सफाई कर्मचारी थे, उनके भी पैर माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने हाथ से धोए। 10 साल का अगर आरक्षण बढ़ाने की वापिस जरूरत पड़ी, उन्होंने उचित समझा, आपके हित में उसको बढ़ाया। आदरणीय आदिवासी समाज से भी मैं कहूंगा कि ये वो प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने आदिवासी मंत्रालय अपने को दिया, यानी इस देश की आदरणीय जनता जनार्दन को दिया, ताकि सब तबके का विकास हो। आदमी किन परिस्थितियों में, आप ये देखो मोदी जी सफर कर रहे हैं, उनको कब मतलब राजगद्दी यानी कि सत्ता मिली थी? मनमोहन सरकार से। जब दिसंबर में मनमोहन सरकार के लिए अखबार में मैंने मुख्य समाचारों में मेन पृष्ठ पे मेन हेडिंग पढ़ा था कि अभी राजकीय कोष में इतनी मुद्रा भी नहीं है कि भारत की वीर सेना के लिए बारूद खरीदा जा सके। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें 6 महीने बाद ही मई में सत्ता संभाली थी माननीय मोदी जी साहब ने, और आज हिंदुस्तान को न सिर्फ 5वें पायदान पर लेके आ गए इकोनॉमी में, वर्ल्ड में, बल्कि हिंदुस्तान शुरू के 4 पावर में गिना जाता है। हर जगह हिंदुस्तान राज करता है, हर स्टेटस पे भी, दिलों में भी, हर किसी राष्ट्र प्रमुख के दिमाग पे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर राज करते हैं। तो हम सुरक्षित हाथों में है, हमारा देश अभी सुरक्षित हाथों में है। हमारा देश उनके हाथों में है जिसमें पावरफुल देशों के लीडर्स आकर के सलाह मशवरा करके फिर कोई इंटरनेशनल लेवल पे अपना कदम उठाते हैं। जैसे रशिया यानी रूस के राष्ट्र प्रमुख पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, जब यूक्रेन पे वॉर का डिसीजन लेने वाले थे यानी ले रहे थे, उसके पहले भी वो सलाह मशवरा करके फिर आगे बढ़े। वो दिल्ली खुद चल के आए थे माननीय मोदी जी साहब से मिलने। आप ये देखिए, अभी जो आज उसमें युद्ध विराम हुआ, और बढ़िया, किसी के भी युद्ध नहीं होना चाहिए, मैं बात कर रहा हूं इजराइल और फिलिस्तीन की। उसमें भी जब फिलिस्तीन के हमले का इस कदर सामना करना पड़ा इजराइल को, तो पहले अमेरिका के प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख जो बाइडेन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर माननीय मोदी जी साहब से उन्होंने वार्तालाप करी और फिर अपना डिसीजन लिया। तो ग्लोबल लीडर है हमारे मोदी जी। G20 देखिए आप, जो भी राष्ट्र प्रमुख यहाँ आया उसको यह आभास हुआ कि आज इंडिया कहाँ पहुंच गया मीन्स। तो उन्होंने इंडिया का और
हिंदुस्तानियों का पूरे वर्ल्ड में डंका बजा दिया। जो एनआरआईज थे वो अपने को देखने को मिल जाते हैं वीडियोस उनके, कि पहले अगर किसी को नॉर्मल ये पता पड़ता था 2014 के पहले कि भाई इंडियन, अच्छा भाई ओके इंडियन, अभी पता पड़ता तो हाथ मिलाता गर्म जोशी से, बोलता यार मोदी वाला कंट्री मीन्स यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री ना, बोला यस यस यस। तो वो एक अपने आप में गर्व का अनुभव करते हैं उस समय, ऐसा उनके खुद के प्रैक्टिकल चेहरे से उस समय वो बता रहे थे जब पता पड़ रहा था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप एमएलए चुनाव में वोट दे करके न सिर्फ एमएलए चुन रहे हैं, बल्कि आप 3 पदों का चुनाव कर रहे हैं। एक तो एमएलए का आप चुनाव कर रहे हैं, एक आप सीएम चुन रहे हैं, और तीसरा आप राज्यसभा सांसद चुन रहे हैं। तो आप पार्टी से जुड़े हुए रहिए, नहीं तो भी परिस्थितियां ऐसी आ चुकी है कि यहाँ पर जो 150 करोड़ की आबादी है अपने देश की, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जिसमें कि अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, और जो फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो 100 करोड़ है, उनकी विचारधारा, और जो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो लगभग लगभग 25-30 करोड़ है, तो उनकी विचारधारा विपरीत रहती है ज्यादातर। ऐसी सेंसिटिविटी रहती है हिंदुस्तान में, हम ये मान के चलते हैं, लेकिन हम आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग से साथ चलते भी हैं। लेकिन हाँ, कई इलाके संवेदनशील हो चुके हैं, निसंदेह ऐसा हो चुका है। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में आपको पता है कितने राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके, 7-8 से नहीं, इससे ज्यादा में। आपको पता है कितने जिलों में हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके, 200 जिलों में। आपको मालूम है कितनी तहसील में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके, 300 तहसील में। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर डेमोग्राफी बदलने नहीं देनी और सबको भाईचारे से एक साथ मिलकर के साथ चलना है, किसी के लिए भी कोई रिस्क नहीं आनी है, नहीं लेनी है, तो आप आज की परिस्थितियों को देखते हुए जो सबसे बेस्ट सुरक्षा दे सकती है वो है बीजेपी, और सबके लिए सुरक्षा दे सकती है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आपने देखा पिछले 10 वर्ष के कार्यकाल में भी कहीं पर भी किसी को भी कोई दमन का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि फायदा ही मिला, प्रत्यक्ष हमने देखा है। और कोई बिना भेदभाव, तो सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो कि अभी शीर्ष नेतृत्व वर्ल्ड लीडर बन करके और नेतृत्व कर रहे हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है, आप जहां कहीं भी कभी भी चुनाव हो, प्लीज 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 भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, जिससे हमारा देश विश्व गुरु बन जाए। जय हिंद, जय भारत, जय आरएसएस, जय बीजेपी, जय हिंद।